हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ बाय ललित। दोस्तों, आज के क्लास में हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने यहाँ सवाल भी रख दिए हैं। मैं आपको 20 सवाल कराऊंगा, लेकिन पूरी बेसिक बातें भी आपको साथ में बताऊंगा। इस 2 से ढाई घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा जिसको आप लगा ना पाओ। तो शुरुआत करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है अपने स्टडी ग्रुप में या जो भी आपका ग्रुप बना हुआ है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है दोस्तों, अगर आप इसकी बात को समझेंगे, मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, किसकी बात कर रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। तो इसके नाम में भी सब कुछ है। ट्री का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण। यानी जो भी हम मैथ की चीज़ पढ़ते हैं जिसमें 3 भुजाओं या 3 कोणों, एंगल्स जिसको बोलते हैं, 3 एंगल्स का मेजरमेंट जो करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं रेशियो की बात करूं तो टोटल 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कौन कौन से होंगे? एक आएगा साइन, एक आएगा कॉस, एक आएगा टैन। बेसिकली मेजर में 3 ही होते हैं, साइन, कॉस और टैन, लेकिन 3 इनके उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? तो कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं पूछूं साइन बराबर क्या होता है, आप बताओगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इनके प्रॉपर एक फंक्शन होते हैं, इनके एक रेशियो होते हैं। जैसे इनके साथ मैं कोई सा भी एक एंगल लगा दूं, जैसे मैंने कहा साइन थीटा, ये एक एंगल लिखा हुआ है। मैंने कहा कॉस थीटा, ये एक एंगल लिखा हुआ है। मैंने कहा टैन थीटा, ये भी एक एंगल लिखा हुआ है। फिर मैंने कहा कॉसेक थीटा, ये एक एंगल लगा है। सेक थीटा, ये एक एंगल है। और कॉट थीटा, ये भी एक क्या है? एंगल है। यहाँ जो मैंने थीटा लिखा है ब्लू कलर से, इसका मतलब कोई भी एक एंगल होगा। वो 30 डिग्री हो सकता है, वो 45 डिग्री हो सकता, भी एक एंगल हो सकता है। तो उसी एंगल पर हम डिस्कस करेंगे। यानी ये एक कोई ना कोई एंगल हो जाएगा। तो साइन एंगल की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं टैन थीटा की बात करूं तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये सर आएगा कैसे? क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? मैं कहूँगा जी बिल्कुल नहीं याद करना है। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक आपको बस याद रखना है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और नीचे है हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप कहोगे सर क्या हो गया? भाई ये लाइन पाकिस्तान इंडिया में, जो इंडिया पाकिस्तान होती है, वो बहुत फेमस लाइन है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और पी का मतलब परपेंडिकुलर। हिंदुस्तान हरा भरा, एच का मतलब हाइपोटेनस, इस एच का मतलब भी हाइपोटेनस और इस बी का मतलब भी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये जो पहली रो में लिखा हुआ है, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन की वैल्यू होगी सर। ये जो दूसरी रो में लिखी है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये कॉस की वैल्यू होगी। और जो तीसरे में लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टैन की वैल्यू होती है। तो आप देखो, साइन के साथ मैंने क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के साथ हमने क्या लिखा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन के साथ मैंने क्या लिखा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनकी वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल माने उल्टा होते। अभी जस्ट बताया ना। तो साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। सेक, जो कॉस का मान है बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक का मान होगा बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर टैन पी अपॉन बी होता है तो कॉट बी अपॉन पी हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है?
सिंपल मैंने बोला कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट होगा। और इनके मान कैसे, वैल्यू कैसे याद रखेंगे? तो पंडित ऐसे कर लो कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ऐसे याद कर दो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कोई भी याद कर लो। एक दो लाइन आपको याद करने हैं और आपका एक क्वेश्चन जो पेपर में आएगा 100% सही हो जाएगा। बोलो क्या इतना बात क्लियर हो गई है? अब जरा ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो जरा, यहाँ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको ये आपके बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जो आपका ये त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये राइट एंगल पर चलती है। राइट एंगल माने समकोण। अगर मैं समकोण एक बनाऊं तो ये समकोण बन गया है, और अगर मैंने इन तीनों भुजाओं को मिला दिया तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती। मैंने इसका नाम दे दिया, ये ट्रायंगल कौन सा है? ABC, जिसका जो एंगल B है वो 90 डिग्री है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री होगा, जो एंगल 90 डिग्री होगा, उसके सामने की भुजा हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगी। यानी इसके सामने ये भुजा है ना, ये AC, तो AC भुजा क्या कहलाएगी? H फॉर हाइपोटेनस कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? हाइपोटेनस कहलाएगी। उसके साथ अगर मैंने एंगल यहाँ पर कह दिया कि कोई एंगल थीटा है, कोई सा एंगल यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने जो भी भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब एक भुजा बचा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? समकोण त्रिभुज राइट एंगल में ट्रायंगल जो होगा उसमें हाइपोटेनस फिक्स होती है, वो ऑलवेज 90 डिग्री के सामने होगी, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। अगर एंगल इधर से ले रहे हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर मैं एंगल ये लूँगा, ये वाला एंगल ले लिया मैंने, थीटा मान लिया कि ये अल्फ़ा एंगल है, तो अल्फ़ा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये फिर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यानी ओवरऑल यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि हाइपोटेनस तो फिक्स होगी लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। सर ये क्यों चेंज होता है? क्योंकि एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी चीज़, आपने समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? तो पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दूं तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर ऑलवेज बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दो तीन बार बोलो, फटाफट याद हो जाएगा। जो बता रहा हूँ एकदम पॉइंट द एग्ज़ाम के विषय में बात कर रहा हूँ, यही सब आपको पता है तो सवाल लगा दोगे। बाकी बुक में बहुत रामगाथा लिखी है, वो हमें नहीं पढ़ना है। इतनी बात क्या क्लियर समझ में आ गई है? अब चलो सर बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, और ये जो क्वेश्चन लिखे हैं इस बेस पर कौन कौन से सवाल सॉल्व कर सकते हैं उनको ज़रा ध्यान से समझ लेते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC में वेयर एंगल B इज अ राइट एंगल, जहां पर एंगल B क्या है? समकोण है। एंड और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है दो सवाल। पहला सवाल है साइन A कॉस A का मान, दूसरा सवाल है साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। पढ़ लिया क्वेश्चन? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन जो कहा गया है हम उस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक ट्रायंगल ABC है। सर मैंने एक ट्रायंगल ABC बना लेना है, तो एक ट्रायंगल मैंने ABC आपके सामने फॉर्म कर दिया। कहा गया वेयर माने जहां एंगल B इज अ राइट एंगल, एंगल B क्या है? समकोण है। तो समकोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ लिख देंगे B, ये हो गया राइट एंगल। अब A और C बचा, कहीं पर A लिख दो कहीं C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी। आगे क्या कहा गया कि यार जो
ये यहाँ पर ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। हमने कहा ठीक है जी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। हमसे कहा गया कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करो। ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों में जहाँ पर कोई दो भुजाएं दी गई हों, हमसे कुछ और मान पूछे, तो वहाँ पर हम तीसरी भुजा निकालेंगे। लेकिन सर कैसे निकालेंगे, यहाँ तो तीसरी भुजा अपने को पता नहीं है, होगी ना प्रॉब्लम, तो कैसे निकालेंगे। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे। आपको पता है कि ये होती है हमारी हाइपोटेनस, क्योंकि समकोण के सामने है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा 24 का स्क्वायर, यानी 24 गुणे 24, और 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 आ जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा कितना होता है 49 होता है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625 आ जाएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट में लग जाएगा, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625 आ जाएगा। अब हाइपोटेनस इज इक्वल टू 625 को मैं क्या कह सकता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाई 25, क्योंकि भैया 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। अब एक पेयर बन गया तो बाहर निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेनस कितना आ गई सर 25 आ गई, 25 आ गई। तो हाइपोटेनस हमारी कितनी आ गई है 25 आ गई है। क्या बात क्लियर है इतना। अब हमसे जो जो मान पूछे हैं वो हम बताते चलेंगे, सिंपल सी बात है। पहला सवाल हमसे पूछा है कि साइन ए और कॉस सी का मान, साइन ए कॉमा कॉस ए का मान है ना। तो साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा याद करो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। लेकिन सर एंगल कौन सा देखेंगे, एंगल देखेंगे ए। तो ए एंगल कहाँ है, यहाँ है, तो इसके हिसाब से जो सामने भुजा होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो गई। यानी परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है 90 डिग्री के सामने 25, तो 7/25 आ गया। दूसरा पूछे सर कॉस सी का मान, तो कॉस ए का मान, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल कौन सा देखना है ए, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। यानी बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनस कितना है 25 है। ये आ गया पहले सवाल का आंसर। यानी साइन ए आया 7/25 एंड कॉस ए आया 24/25 इज द राइट आंसर। दूसरे सवाल में हमसे क्या कहा गया, एंगल चेंज कर दिया गया बस। दूसरे सवाल में कहा गया कि साइन सी और कॉस सी का मान बताओ। ठीक है बताते हैं यार। साइन सी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से देखना, यहाँ एंगल ए दिया गया था बट यहाँ एंगल सी दिया गया है, तो अपने को एंगल सी के हिसाब से सॉल्व करना है ना। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ये हटा देते हैं जो मैंने माना है। अब एंगल सी कहाँ है ध्यान से देखो, तो एंगल सी यहाँ है। एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या बचेगी बेस। लेकिन किस एंगल के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से। एंगल सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स ही होती है। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या आ गया सर 24 आ गया और हाइपोटेनस कितना है 25 है। तो पहले सवाल का आंसर आएगा 24/25 यानी 24/25।
उसके बाद कॉस सी, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के हिसाब से देखो बेस क्या है 7 और हाइपोटेनस क्या है 25। ये क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। तो पहले प्रश्न को आपको इस तरीके से लगाना है, ऐसे लगाओगे आपके सारे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप में स्टेप मार्किंग होती है। देख लीजिए मैंने कैसे लगाया है, ऐसे ही सवाल को आपको लगाना है। आई होप पहला सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? ओके, डन है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते रहना है, ठीक है ना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो पिछले साल कई बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से मैं आपके पेपर को सॉल्व करा रहा हूं, बस क्वेश्चन के साथ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया, इफ़ sin a is equal to 3/4 then find the value of cos a and tan a। क्या है सर, sin a हमें दिया गया है, कितना है 3/4 है, तो हमसे पूछा cos a और क्या पूछे हैं tan a पूछे हैं। तो लगाते हैं यार, अपने को गिवन है sin a का मान, sin a कितना दिया गया है 3/4 दिया गया है, 3/4। हमसे पूछे क्या है, तो हमसे पूछे है cos a का मान और पूछे है tan a का मान। अब यहाँ मेरी बात को गौर से समझना, आपको दिया कौन सा एंगल है, सर कहोगे एंगल A दिया गया ना, ये एंगल A। पूछे कौन सा एंगल है, यहाँ भी A पूछे वहाँ भी A पूछे, यानी जिसमें जो एंगल दिया गया है और जो एंगल पूछा है दोनों एंगल समान हैं। अगर दोनों एंगल समान हैं तो हमें यहाँ पर जो फिगर है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम फिगर को नहीं बना सकते हैं, बना तो सकते हैं बट मेरी समझ से यहाँ कोई नीड नहीं फिगर की, क्योंकि एंगल तो एक ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। लेकिन सर क्यों लगाएंगे, देखो जरा, साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लिख दिया। परपेंडिकुलर का मान 3 दिया, हाइपोटेनस का मान 4 दिया। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है 4 तो भैया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस बेस हमें नहीं पता है तो बेस का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, और बेस का स्क्वायर यहाँ पर ही रखेंगे। 9 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर बचा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा। 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में, तो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे रूट में √7 आ जाएगा, यानी कि बेस का मान क्या आ गया √7 आ गया। बस केवल मान निकाल देंगे। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आया है मेरे दोस्त, तो 7 आया है। हाइपोटेनस कितना है 4, ये सवाल का आंसर हो गया। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है देख के बताओ जरा, 3 है, और बेस कितना आया है रूट के 7 आया है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड वाले। सेकंड सवाल का आंसर क्या होगा, √7/4 और 3 अपॉन के रूट के 7 हो जाएगा। बोलो क्या कोई समस्या है, आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसकी सारी बातों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले साल आया हुआ सवाल है, तो इसको ध्यान से समझना। ये कह रहा इफ़ 15 cot a बराबर 18 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहा गया वैल्यू किसकी फाइंड करना, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमें कहा गया कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो देखो हमें मान ज्ञात करना है cos a का,
ठीक है जी, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। और tan a का हमें 2 मान ज्ञात करने हैं, cos a और tan a, 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ मेरी बात को गौर से समझना। यहाँ 15 और cot a, इसको ऐसे समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 15 गुणे x बराबर के 8। मैं कह दूँ यार x का मान निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप कहोगे x बराबर 8 इधर लिखा हुआ है, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/15। बस x की स्थान पर यहाँ क्या रख दिया, cot, एक फंक्शन रख दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं cot का मान निकालूंगा तो ये आएगा cot a बराबर 8 इधर रहेगा, 15 गुणे में आएगा डिवाइड में, तो 8/15 cot a का मान आ जाएगा। ठीक है, अब cot थीटा क्या होता था, cot a क्या होता था, आप कहोगे सर cot a होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी मैंने लिखा है, आपने देखा होगा, cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस का मान है 8 और परपेंडिकुलर का मान है 15। तो यहाँ हाइपोटेनस तो पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस निकाल देंगे। यानी मैं कहूँगा यार हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, तो 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, अब मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे ना, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होता है, 225 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, 64 होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 में 64 जोड़ोगे तो 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा किसमें, रूट में, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट 289 आ जाएगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अब 289 को मैं क्या कह सकता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाई 17, यानी 17 और मल्टीप्लाई बाई 17, यहाँ से एक पेयर बन गया तो हाइपोटेनस से एक बाहर आ जाएगा, यानी हाइपोटेनस का मान कितना आ गया, 17 आ गया। हाइपोटेनस की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 17 आई। बस यहाँ रखेंगे। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉस बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना निकाले हो 17। अब यहाँ देखो टेन ए परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8। ये सवाल का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ये सवाल का सही आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई करा के आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 10th में पहुँच गए हो तो मल्टीप्लाई कराना आपको डिफिनेटली आता होगा। और ये सारी चीज़ें जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये 6, 7, 8, 9 4 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इवन पिछले 5 में भी पढ़ाया जाता है। तो ये सब आप पहले से जानते होंगे आई होप, और नहीं जानते हो तो प्रैक्टिस करते रहना। डेफिनेटली आपको इसी प्रैक्टिस सेशन में ऐसा गजब का जादू मिल जाएगा कि आप सारे सवाल लगा लोगे। क्या क्लियर है इतनी बात? बढ़ें आगे, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया हुआ सवाल है और कई साथी इसको गड़बड़ करके आते हैं। कैसे, तो ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 4 की पहले लैंग्वेज को समझ लेते हैं। कहा गया इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल वेयर कॉस ए बराबर कॉस बी देन प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सर क्या पढ़ दिया आपने, हम समझाते हैं। कहा गया यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, एक्यूट माने न्यून कोण माने ऐसे एंगल जिनका कोण 90 से कम होता है, मान 90 से कम होता है, और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कहा गया प्रूव कीजिए एंगल ए बराबर किसके हैं, एंगल बी के हैं। हमने कहा ठीक है जी, चलो कर लेंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, जहाँ सब करेंगे वहाँ इसको भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है माने 90 डिग्री से कम होंगे, और कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो ए और बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके जी। एक ट्रायंगल बना लेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे।
ठीक है। अब कहा गया कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हैं, माने कि ये कभी ना बी हो सकता ना ए हो सकता, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, और 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता है, 90 डिग्री राइट एंगल होता है। तो सर बचे कौन कौन से, एक तो ये बच्चा ए और एक ये बच्चा बी, माने ये सी क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, आप बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो हमें गिवन क्या है दोस्तों, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के, यही ना गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी के। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर है किसके, एंगल बी के बराबर है। तो जो गिवन है उसी के हिसाब से हम लिखते हैं, यानी कॉस ए, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस है, माफ़ी चाहते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस बी, ये भी कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। बस यहाँ मान रखते वक्त याद रखना कि यहाँ पर आपको एंगल ए के हिसाब से वैल्यू रखना है, यहाँ पर एंगल बी के हिसाब से वैल्यू रखना है। तो अगर मैं एंगल ए देखूँ तो यहाँ है, तो एंगल के सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, तो बेस तो ये हो जाएगी ना। तो बेस क्या है, बेस है ए सी, तो बेस हो गया ए सी बटे हाइपोटेनस 90 अंश के सामने क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखो एंगल बी के हिसाब से देखो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, एंगल बी के हिसाब से देखो तो बी के हिसाब से ये तो सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बचेगा और ये हाइपोटेनस आ जाएगा। यानी बेस कितना है, बी सी, बेस हो गया बी सी, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी है। हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। अब सर क्या करेंगे, अब ए बी से ए बी दोनों तरफ है कट गया, यानी ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी के आ गया। ए सी बराबर किसके आ गया, बी सी के, यानी ये वाली साइड बराबर हो गई इस वाली साइड के। अब बताओ ऐसा कौन सा कोण होता है, ऐसा कौन सा त्रिभुज, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं? तो आप बोलोगे सर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। विच ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल देन नोन एज कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो कोण बराबर तो दो एंगल्स भी बराबर, उनके पास के लगे हुए एंगल, यानी कि इफ़ हम लिखेंगे यहाँ पर इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन क्या होगा, अगर ये इसके बराबर तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर होगा, यानी एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल बी के। और हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखो यही ना मेरे को सिद्ध करना था कि एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी के। इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, बहुत बार पेपर में आया है और आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको ऐसे ही पेपर में लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्लियर, चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो पहले टाइप के सवाल ऐसे थे, ऐसे जिसमें हमें साइड्स रेशियो से मान निकालना पड़ता था, लेकिन अब आपको याद रखनी है टेबल। अब क्या याद रखनी पड़ेगी, टेबल। अब देखो मैं टेबल ये कहूँगा कि आप याद कर लो, लेकिन नहीं याद कर सकते हो तो आप तरीका हमारा वाला फॉलो कर लो, पेपर में आपको सही हो जाएगा। क्योंकि पेपर में 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलते हैं, 10 मिनट में पेपर पढ़ लेना, 5 मिनट के अंदर आपकी टेबल बन जाएगी। कैसे टेबल बनाएंगे समझो ज़रा। टेबल, हाउ टू मेक टेबल, यानी हम टेबल कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है इस तरीके से। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया आपका टेन, ये हो गया कॉसेक, और नीचे तक लाइन खींच देंगे। ये हो गया आपका सेक और ये हो गया आपका कॉट। ऐसे करके मैंने लाइन खींचा, अभी बताऊंगा, ठीक है ना, अभी ध्यान से समझना। ये हो गया आपका 0 अंश, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, और लास्ट में बचेगा आपका 90 डिग्री।
ये आपका 90 डिग्री बनेगा। आइए टेबल देखो, टेबल कैसे बनाएंगे उसको भी मैं बता देता हूँ, टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हम अपने फंक्शन लिख लेंगे। यहाँ क्या है, साइन है, फिर क्या है, कॉस है, फिर क्या है, टेन है, टेन के बाद क्या है, कॉसेक है, कॉसेक के बाद क्या है आपका कॉट, सेक कर लेते हैं, सेक है, सेक के बाद बिल्कुल लास्ट में क्या है, कॉट है। यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा 45 डिग्री, उसके बाद आ जाएगा 60 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब टेबल कैसे बनाएंगे, आपको 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं याद होनी चाहिए। 0 1 2 3 4, 4 तक की संख्याएं याद होनी चाहिए। तो मैं 4 तक की संख्याएं लिखता हूँ, 0 1 2 3 4। पहला स्टेप है कि 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं हमको लिख देनी है। दूसरा स्टेप है सभी संख्याओं को बटे में 4 लगा दो, अपॉन में 4 लगा दो, यानी अपॉन 4 यहाँ कर देंगे, 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 अपॉन 4 यहाँ कर देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, 0 से लेकर 4 तक के नंबर्स मैंने लिखे। सेकंड स्टेप क्या है, सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में मैंने बटे यानी कि बाई 4 कर दिया है। अब सभी का रूट ले लो, यानी इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी रूट ले लेंगे और इसका भी रूट ले लेंगे। अब देखो 0 को 4 से डिवाइड करना है। 0 4 की टेबल में कब आएगा, जब 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे ना, टेबल पढ़ेंगे, 4 0 यानी इसका मान आ जाएगा √4 0, और इसका मान क्या आएगा, देखो 1 का तो बाहर 1 ही रहेगा, 1, लेकिन 4 को मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे लिख दो 1 × 1, और 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। अब इसको काटोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऊपर 1 × 1, लेकिन 2 को नहीं लिख सकता तो 2 ही रहेगा। ये 3 है तो 3 को तो मैं 3 ही लिखूँगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ। लास्ट है 4 से 4 कट गया एक बार, तो ये बचा 1 × 1। अब रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर जिनके 2-2 के पेयर बन जाते हैं उनसे एक बाहर निकाल लेते हैं। 0 का रूट क्या होगा, 0 होगा। देखो 1 का पेयर बन गया तो 1 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, 1 का पेयर बन गया तो 1 बाहर, बट 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 2 अंदर ही रहेगा। 3 का पेयर बन नहीं रहा तो 3 ही आ जाएगा, 2 का पेयर बन √3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ √2 रहेगा, माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि पेयर नहीं बन रहा तो रूट लगेगा ना, और यहाँ पेयर बन गया तो ये बाहर रहेगा 1, और 1 1 का पेयर बन गया तो 1 रहेगा। ये आपके साइन के मान आ गए, साइन की वैल्यू आ गई। साइन वाले खाने में लिखो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, साइन के पीछे से वैल्यू लिखते चले जाओ, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले 1 है, फिर √3/2 है, फिर 1/√2 है, फिर सर 1/2 है, फिर क्या है, 0 है। ये साइन और कॉस की वैल्यू निकल कर आ गई है आपके सामने। अब tan की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखो tan अपने आप में एक यूनिक फंक्शन है जिसका अलग से एक फार्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको लिख लेना, आगे बड़ा काम आएगा। वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो अगर हमें tan 0 अंश का मान निकालना है, किसका मान, tan 0 अंश का मान, तो थीटा के स्थान पे मैंने 0 रखा तो सब कहीं 0 रखना पड़ेगा। sin 0 अंश बटे क्या हो जाएगा, cos 0 अंश का मान हो जाएगा। अब sin 0 अंश का मान कितना है, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, tan 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। ऐसे मेरे को मान लिया कि tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 का निकाल देंगे, यहाँ tan और ये 30 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin 30 और बटे नीचे क्या आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा, ये आ गया बराबर sin 30 का मान कितना है 1/2 है, तो ये सर हो गया 1/2 और cos 30 कितना है √3/2, तो ये आ जाएगा सर √3/2, ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा 1/2 ऐसे रहेगा, ऊपर जाके 2/√3 बन जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ जाएगा, यानी कि tan 30 का मान कितना आएगा 1/√3 आ जाएगा। ऐसे निकाल लोगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसके 1/2 से ख़त्म 1 आ जाएगा, इसका √3 आ जाएगा और इसका इनफाइनाइट आएगा। इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, और जितने अपरिभाषित वाले हैं कक्षा 10 में सवाल ही नहीं बनता है। हाँ, बड़े मज़े की बात है कि जैसे हमें बोलो किसी भी सवाल में आपको tan 90 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं मान लिखता हूँ, फिर सवाल पे आता हूँ। कॉसेक क्या होगा, कॉसेक होगा अनडिफाइंड, फिर होगा 2, उसके बाद क्या होगा √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, 1/1 कितना होता है 1/1 1 होता है, तो इसका भी मान क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं सेक का निकालूंगा तो सेक आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 0/1 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ निकालेंगे कॉट का, तो कॉट आ जाएगा 0/1 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, और इनफाइनाइट को अगर आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि 1 आ जाएगा। ये टेबल मैंने आपके सामने बना दी है, केवल इतनी वैल्यू आपको याद करना है। ठीक है ना, देखो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि अभी आपको केवल देख के टेबल को सवाल सॉल्व करने हैं, या आप अपनी बुक में टेबल को खोल लो और टेबल की वैल्यू देख देख के रखते चले जाओ, क्योंकि बार बार देखो एक ईडियम होता है बर्ड्स व्यू आई, यानी सरसरी निगाह से देखो, सरसरी निगाह से देखोगे तो जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बार बार आप देख कर सवाल लगाओ, आपको चीज़ें समझती हुई आ जाएंगी। ठीक है ना, तो आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे के जो 2 सवाल हैं जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब आओ जरा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आप लोग वीडियो को रोकिए और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। क्या है पहला नंबर सवाल, पहला सवाल है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नंबर सवाल है साइन कितना है भैया 60 डिग्री है और कॉस कितना है 30 डिग्री, प्लस के साइन है 30 डिग्री और कॉस कितना है 60 डिग्री है, इसका मान अपने को फाइंड करना है। अब देखो इन दोनों फंक्शन के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना, तो यहाँ गुणे का चिन्ह होता है, याद रखना सवाल में भी लिखा नहीं मिलेगा, अगर पॉइंट लगा है तो उसका मतलब भी गुणा ही होगा। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब गुणा ही होगा, तो वैल्यू रखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर अभी आपने बताया √3/2 होता है। cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 होता है इसका भी मान, प्लस sin 30 क्या होता है सर 1/2 होता है, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है। अब गुणा है और जोड़ है, तो बोर्ड मॉस नियम क्या कहता है, पहले गुणा करिए फिर जोड़ कीजिए। तो पहले गुणा करेंगे, √3 गुणे √3, रूट के अंदर 9 आ जाएगा, बटे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 हो जाएगा 1, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब √9 का मतलब होता है 3 गुणे 3, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, नीचे डिवाइड में आ गया 4, प्लस के 1/क्या आ गया 4,
3 3 से एक पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा बाई 4 प्लस का 1/4। अब आप देखो डिनोमिनेटर बराबर हैं तो एक डिनोमिनेटर ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा 3 + 1। 3 + 1 करेंगे तो 4/4 और 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। यानी 5 नंबर के पहले नंबर सवाल में कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। 5 नंबर के पहले नंबर सवाल में कितना आंसर आएगा? 1 आ जाएगा। बोलो बात क्लियर, समझ में आ गई है? ठीक है ना, केवल वैल्यू रखा है, सॉल्व किया है, आंसर आ गया है। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा क्लास 9th की याद आपको दिलाएगा। रेशनलाइजेशन है ना, आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में या चैप्टर 2 में, जिसको बोलते हैं हिंदी में परिमेयकरण। तो हमें यहाँ पर रेशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा और जो 5 नंबर का 2 नंबर है ये सवाल पेपर में आया हुआ है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। सवाल हमारे सामने कहा गया सेकंड नंबर कि cos 45 डिग्री, ठीक है जी, अपॉन में sec 30 डिग्री, ओके sec 30 डिग्री, प्लस में cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखना है। cos 45 का मान कितना होता है आप देख कर बताओ फटाफट। कहोगे cos 45 1/√2, तो मैंने 1/√2 रख दिया। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2/√3, यानी ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। प्लस में cosec 30 डिग्री, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री होता है 1/2 और cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2, ये क्या आ जाएगा? 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ऊपर वैसे लिख लो 1/√2, ऐसे ही इसका इससे गुणा कराओ तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 प्लस इसका इससे गुणा कराया तो 2 × √3, तो 2√3 आ गया और बटे में कितना था? √3, तो ये √3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ये रेशनल नंबर, एक ये रेशनल नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो पहले वाले को ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाला जाएगा पलट जाएगा, √3 बटे क्या आएगा? 2 प्लस के 2√3। इतनी बात क्लियर है ना। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे √3 का 1 से तो √3 एक कम √3 और √2 का इससे मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाएगा 2 प्लस के 2√3। मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे, ऊपर √3 है तो √3 ही लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कराओ, √2 का 2 से कराओगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस में √2 का 2√3 से कराओगे तो 2 और ये आ जाएगा देखो √3 और √2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो √6 आ जाएगा। ये आ गया ना। अब 2 कॉमन ले लो तो ये √3 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या बचेगा? √2 प्लस के √6 बच जाएगा। ये बच गया ना, √3 ऊपर बचा, नीचे बचा 2, फिर √2 प्लस √6 बच गया। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा? अब आप देखो डिनोमिनेटर में एक क्या आ गया? रूट वाली संख्या आ गई। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या आती है तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो √2 प्लस √6 है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैं भी मल्टीप्लाई कराऊंगा, √2 माइनस √6 से नीचे करा दिया, ऊपर भी कराऊंगा √2 माइनस के √6 से करा दूंगा। ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, जहाँ तक समझ आ गया होगा। अब √3 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाई √2 √6 आ जाएगा। √3 का √6 से कराएंगे तो माइनस का 6 इंटू का 3 यानी 18 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो ज़रा। आप कहोगे जी बिल्कुल, 3 छंग 18। नीचे 2 ऐसे ही लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। अब जब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, इधर ना ये इधर का पार्ट है तो √6 तो √6 ही रहेगा। √18 को मैं 9 × 2 कह सकता हूँ बटे, अब यहाँ पर देखिए 2
मल्टीप्लाई बाई 2 में से -6 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो √6 और 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो -3 रूट क्या हो जाएगा 2 बटे नीचे -4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने ऊपर माइनस कॉमन लिया, जैसे ही ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि जो 3√2 माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा और जो √6 प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा। बटे नीचे क्या आ गया -8 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा 3√2 - 6/8 इज़ द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बोलो ये सवाल समझ में आया? अब आप कहोगे सर क्या इतना टिपिकल सवाल पेपर में आएगा? 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और देख लो सवाल इसी तरीके से लगाओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अब कई लोगों के दिमाग में यह भी प्रश्न आएगा कि इतने बड़े सवाल आएंगे तो हम छोड़ते चले जाएंगे, तो आप काउंट करो 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मान लिया 20 आपने सही कर लिए, और क्या सारे क्वेश्चन आप छोड़ दोगे? तो ये सारे क्वेश्चन लगान के आपको देखने पड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे, जितनी बार लगाओगे उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, 3-4 बार प्रैक्टिस करना है और सवाल अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब मैंने 2 टाइप के सवाल डिस्कस कर लिए। एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस जहाँ पर हमें रेशियो निकालने होते हैं, दूसरा जहाँ पर हमें ये वैल्यू निकाल कर मान निकालना होता है, यानी 30-60 डिग्री का। अब बात कुछ आएगी फार्मूले की, तो फार्मूले पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अगर वो आप याद रखोगे तो आपके सवाल आसानी से लगेंगे, नहीं फिर आप थोड़ा प्रॉब्लम में हो जाओगे। अब वो फार्मूले हैं क्या, ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन बना दिया है। कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना, कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस y एक्सिस होता है, तो इसको बोलते हैं x एक्सिस। ये क्या होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है माइनस का x एक्सिस और ये होता है माइनस का y एक्सिस। ये ना होता है, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा लेट ही सही बट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस का x एक्सिस, ये हो जाएगा माइनस का y एक्सिस। ये आ गए आपके चारों एक्सिस। अब इन एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 4 क्वाड्रेंट कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इन चारों क्वाड्रेंट को मिला लेंगे तो हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा, जिसमें बना एंगल कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। सर्कल में बना एंगल 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल होता है 0 डिग्री से शुरुआत होती है, फिर 0 डिग्री से यहाँ आ जाता है सर 90 डिग्री, फिर यहाँ आ जाता है 180 डिग्री, फिर यहाँ आ जाता है 270 डिग्री, और फिर यहीं ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, पता है क्या पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ निगेटिव होती है? तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखोगे। ट्रिक क्या होती है सर? ट्रिक होती है ऑल। सबसे पहले लिखेंगे ऑल, फिर लिखेंगे स्टूडेंट, फिर लिखेंगे टेक, और फिर क्या लिखेंगे कॉफ़ी। ये याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल का मतलब क्या है? चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, या फिर कॉसेक है, या फिर सेक है, और या फिर कॉट है, इन सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे साइन आए, चाहे कॉस आए, चाहे टेन आए, कोई सा भी फंक्शन आए 6 में से वो सारी वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे में सर साइन है ना, ये साइन है, एस फॉर साइन, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक। ये तो होते हैं सर पॉजिटिव, बाकी जो बचे वो निगेटिव हो जाते हैं। कौन कौन से निगेटिव होंगे सर? टेन बचा, कॉट बचा,
कॉस बचा और क्या बचा, सेक बचा। ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अब यहाँ आएंगे टेन, टेन टी का मतलब टेन, तो अगर मैं बात करूँ सर टेन और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ये तो होते हैं पॉजिटिव। बाकी जो बाकी बचे साइन, साइन बचा और क्या बचा, कॉसेक, कॉसेक बचा और क्या बचा, सेक, सेक बचा और क्या बचा तुम्हारा, और बचा तुम्हारा सेक कॉस। ये कैसे होंगे सर, ये वैल्यू होंगे इनकी निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू के होंगे। और यहाँ बचा लास्ट में कॉस सी फोर, कॉस, तो अगर मैं बात करूँ कॉस या फिर कॉस का उल्टा सेक, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी जो बचे तुम्हारे टेन, टेन के बाद क्या बचा तुम्हारा कॉट, कॉट, कॉट के बाद क्या बचा तुम्हारा साइन, और साइन के बाद क्या बचा तुम्हारा कॉसेक। ये कैसे होंगे, ये तुम्हारे निगेटिव हो जाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए किस किस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पहले में तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लियर है बात। अब कुछ फार्मूले यहाँ से लिखता हूँ जो फटाफट आपको याद रखना है। जैसे मैं आपके सामने कहूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दूसरा मैंने कहा कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तीसरा मैंने कहा कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फिर मैंने कहा कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, उसके बाद मैंने कहा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये 6 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये होते और फार्मूले 90 प्लस थीटा से बना सकते हैं, 180 माइनस थीटा से, 180 प्लस थीटा से, 360 माइनस थीटा से, 360 प्लस थीटा से। यानी इस एक फिगर से हम टोटल 48 फार्मूले बना सकते हैं, यानी 48 फार्मूले बना सकते हैं। लेकिन अभी को उसमें आधा घंटा लग जाएगा फार्मूले बनाने में, और सारे आपके काम के भी नहीं हैं, काम के केवल ये आपके हैं, इतने आपके काम के हैं। समझ में आ गई बात, इतने जो हैं आपके काम के हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, डन है। तो इतना आपकी समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों पर चलेंगे और क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं इस पर सवाल कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको फाइंड वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आपको वैल्यू फाइंड करना है। पहला सवाल है आपका साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। फिर सेकंड नंबर इसका जो पार्ट है उसमें दिया गया टेन 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। अब ये सवाल लगाने को आएगा तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये बहुविकल्पी में आ गया, अगर ये बहुविकल्पी में आ गया तो बस आपको आंखें मूंद कर आंसर कितना टिक करना है, 1, एक ही आंसर आएगा, 1 एक वाला ना। तो आप इन ध्यान से देखो, अगर ऐसा सवाल बन जाए जिसमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा हो, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा हो, 18 प्लस 72 90 डिग्री, 26 प्लस 64 90 डिग्री, अगर इनका सम 90 डिग्री आ रहा तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। लेकिन 2 नंबर का आएगा तो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो किसी एक को आप चेंज कर लो। यानी मैं साइन को क्या कह सकता हूं, मैंने कहा साइन 90 माइनस 18 डिग्री अपॉन, देखो भाई साइन 90 माइनस 18 कर दिया, नीचे वाले को ऐसे रखेंगे कॉस 72 डिग्री।
डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा, याद करो अभी बताया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 19 से 18 घटाओगे तो कॉस, क्योंकि साइन चेंज होता है कॉस में ना, तो कॉस आया, 19 से 18 घटाओगे तो 72 आएगा, और नीचे पहले से लिखा था 72, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा आंसर दोस्तों। अब आप कहोगे सर ऊपर वाला चेंज किया, क्या नीचे वाला कर सकते हैं? इसीलिए तो 2 सवाल उठाए ना, एक में नीचे वाला चेंज करना है, एक में ऊपर वाला करना है। तुम चाहो तो दोनों में ऊपर वाला चेंज कर लो, या तुम चाहो तो दोनों में नीचे वाला चेंज कर लो। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आपके पास तो सवाल आपकी पहुंच से दूर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। tan 26 है तो मैं ऊपर इस बार tan को tan ही रखता हूँ, मैंने कहा tan 26। नीचे वाले को मैं क्या कहूँगा? cot 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। अब आप देखो tan 26 को मैंने tan 26 ही रखा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? अरे बोलो भैया, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। बिल्कुल सही बात, tan 90 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा सर? 26 आ जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। क्या बोलो, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बहुविकल्पी में आएगा तो एक आंसर आएगा, और बहुविकल्पी में नहीं आएगा तो ऐसे लगा देना, कोई हर्ज नहीं है। अपने को तो केवल आंसर ही चाहिए, क्योंकि आंसर और स्टेप के ही नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ेंगे, और इसका ही बड़ा खतरनाक सवाल है जो पेपर में आता है। आप अगर अनसॉल्व अपनी सॉल्व करने जाओगे तो आप कहोगे ओ माय गॉड, ये सवाल कैसा आ गया? तो उसी सवाल को मैं कराए दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, पहले सवाल लिख देता हूँ एक बार ताकि आपकी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20 डिग्री है, cosec a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, where 4a is a acute angle, 4a is a acute angle, then find, आपको फाइंड करना है a, देन फाइंड ए, आपको ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान सर ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। अब कहोगे सर आसान सवाल करा दिया, कठिन छोड़ दिया। हम कहेंगे इस टाइप में इससे कठिन ना बन सकता, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, दुनिया सब खत्म हो जाएगी, लेकिन इस टाइप में जो 90 माइनस थीटा करके होता है, स्ट्रेट अप नहीं बनेगा। कैसे सर? आओ जरा देखते हैं। हमसे कहा गया कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कहा गया कि यार देखो sec 4a है और यहाँ कितना है? cosec a माइनस 20 डिग्री है। तो आप एक चीज़ क्या देख पा रहे हो क्या, कि सर अगर मैं sec 90 माइनस थीटा करता हूँ तो वो cosec थीटा आता है? हम कहेंगे जी बिल्कुल। और अगर मैं cosec 90 माइनस थीटा करता हूँ तो वो sec थीटा आता है, यानी कि sec का cosec बनेगा, cosec का sec बनेगा। तो इस सवालों की पहचान ही यही है, sec का क्या cosec बन रहा है? बिल्कुल सही बात। या cosec का sec बन रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा बन रहा है तो बस सोच लो कि वो सवाल 90 माइनस थीटा से ही लगेगा। अब sec ये पूरा एंगल है, मैंने लिखा sec, उसके बाद मैंने कहा 90 माइनस का 4a, 90 माइनस का 4a, और उधर भी आ जाएगा cosec a माइनस 20। यही तो आएगा, बोलो यही तो आएगा। अब cosec sec, देखो sec को 90 माइनस थीटा किया तो किसके बराबर आ जाएगा? cosec थीटा के बराबर आ जाएगा। और ये cosec कट गया तो बचा क्या? 90 माइनस का 4a यहाँ बचा, और यहाँ बचा a माइनस का 20।
यही बचा ना। अब देखो 90 को उधर ले जाओ, a को इधर ले आओ, तो -4a इधर बचा, a प्लस से तो माइनस में आ जाएगा, -20 उधर था, प्लस से 20 इधर जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, -4a माइनस a माइनस का 5a, -90 -20 माइनस का 110, माइनस से माइनस कट गया तो a का मान क्या आ जाएगा 110 अपॉन का 5, क्योंकि 5 इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में, 5 से काटेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 22 डिग्री इज़ द करेक्ट उत्तर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 डिग्री आ जाएगा, सही मान कितना आएगा 22 डिग्री 22। फिर से समझिए, कहा गया था sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज द एक्यूट एंगल देन फाइंड a। हमें a फाइंड करना था, यानी जो 4a एक एक्यूट एंगल है। तो ने कहा ठीक है यार, तो यहाँ लिखा था sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। मैंने sec ये पता है कि sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, तो sec 90 माइनस थीटा किया, फटाक से cosec थीटा में आ गया, cosec से cosec ख़त्म, 90 माइनस 4a एक तरफ बचा, a माइनस 20 एक तरफ बचा, a वालों को एक तरफ कर लिया, 20 और 90 को एक तरफ कर लिया, तो -5 है बराबर माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, और 110 यानी 110 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, कितना 22 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब आगे सवाल बढ़ाने से पहले देखो, आगे के सवाल हम तभी कर सकते हैं जब हमको आइडेंटिटीज़ पता हो। तो अब हम बात करेंगे सर आइडेंटिटीज़ की, और आज मैं आइडेंटिटीज़ बताऊंगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्लास वो, तो उस पर मैं आइडेंटिटीज़ पर जहाँ प्रूविंग वाले सवाल आते हैं, जो 6 नंबर का सवाल आता है, वहाँ से हम करेंगे। तो पहले हम आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं सर, आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ क्या होता है, पहली और बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। दूसरी आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ध्यान से समझिए, दूसरी आइडेंटिटीज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटीज़ क्या हो जाएगी, तीसरी आइडेंटिटीज़ हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। मेजरली यही 3 जो हैं हमारी आइडेंटिटीज़ लगती हैं, लेकिन यहाँ से हम और आइडेंटिटीज़ कैसे बना सकते हैं समझो। अगर मैं इस सेकंड वाली को उठाऊँ, इसको सेकंड वाली को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से समझना, मैंने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस से जाएगा उधर माइनस में, तो इधर 1 बचा, उधर बचा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा है, बोलो ज़रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा है, आप कहोगे जी बिल्कुल लिखा है, तो इसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी भी लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल, इसमें क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर मैंने इसको लिख दिया कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा लिख दिया, ठीक है जी। किसी एक को नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन, अगर मैं इसको नीचे भेज रहा हूँ तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर उधर क्या बचा, बराबर बचा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, यही तो बचा। या आप इसको इधर भेज सकते हो, ये हो गई बात। तो यहाँ से एक तो ये आइडेंटिटीज़ याद रखोगे आप, ये वाली, और ये 3 तो याद ही रखनी है ना, और एक ये वाली याद रखोगे आप, ये वाली, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब दूसरी वाली उठाते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाली, तो मैं कहूँगा अगली आइडेंटिटीज़ है
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर का सेक स्क्वायर थीटा। ये अब सेक स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँगा और इधर ले आऊँगा या tan को उधर भेज दूँगा, तो इधर 1 बचा, ये tan को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है ना। इधर 1 बचा, उधर पहले से था सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये पूरा इस फॉर्म में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी कि ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा, एक बार प्लस में, दूसरे में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये आ जाएगा। अब एक गुणे में इधर बटे में भेज दो तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों tan थीटा बराबर इधर क्या बचेगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अब यहाँ से कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है? एक तो आपको ये याद रखनी है, ये वाली, ठीक है ना, और दूसरी आपको ये वाली याद रखनी है, ये वाली। अगर ये आइडेंटिटीज़ आप याद रखोगे तो मैं आपको जो प्रूव करने वाले सवाल हैं वो बहुत आसानी से सिखा दूंगा। और कुछ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपको याद रखना है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला याद रखना है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला याद रखना है। और कौन से सर फार्मूले याद रख सकते हैं? और इधर फार्मूले लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है तो आपका जवाब आना चाहिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉस थीटा क्या होता है तो आप बताओगे 1 अपॉन सेक थीटा होता है। शुरुआत में पता फार्मूले क्यों नहीं बताया? क्योंकि फिर आपको बोरिंग लगने लगता कि ये फार्मूले हमारे किस काम के हैं। लेकिन अब मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ क्योंकि जब तक फार्मूले नहीं आप याद करोगे तब तक भैया 6 नंबर के सवाल को भूल जाइए जो इस चैप्टर से आएगा। बिल्कुल वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो नहीं कर सकते हो आप, है ना। फिर मैं कह दूँ लास्ट जो फार्मूला बनेगा वो tan थीटा बनेगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद करना है। आपको क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना है। बहुत मेहनत करके ये क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर क्लास अच्छी है तो क्लास को आपको करना है अपने जो स्टडी वाला ग्रुप है अपने दोस्त मित्रों संग ज़रूर बताना है। शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आपको लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपना रिस्पांस कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है कि थोड़ा हमें और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या आपको और बेसिक समझने की ज़रूरत है? जो भी है वो आपको क्लियर बताना है। क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।